जय हिंद। आप सब अच्छे होंगे इसी उम्मीद के साथ आज आगे बढ़ते हैं। और एक कोटेशन कि ना संघर्ष से न तकलीफ़ से तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफ़ान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आप पढ़ाई के इतना पढ़ने के प्रति आग लगा लीजिए अपने आप को दिल में कि आपकी जो सफलता है आपके कदमों चूम ले और आसानी से सफलता मिल जाए। तो आज हम एक नया टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता या कहें हड़प्पा सभ्यता लेकर हाजिर हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को हम पढ़ने के विचार से अगर हम इस तरह से बांट दिए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुआ, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा नामकरण कैसे हुआ, इस सभ्यता के निर्माता ही कौन थे भाई, उसके बाद काल निर्धारण इसका कैसे कौन कितना से कितना तक लोग मानते हैं, कौन सी अवस्थाएं थी, प्रमुख विशेषता कौन सा है, इसकी प्रमुख शहरें कौन सा है और भौगोलिक इसकी विस्तार कितना से कितना था, वही राजनीतिक संरचना कैसी थी, आर्थिक संरचना एवं सामाजिक संरचना, और फिर हम लिपि मुहूर्त धातु कला मन के और वैज्ञानिक ज्ञान उस समय के कैसा था, धार्मिक विश्वास कैसा था और अंत में बताएंगे कि इसकी पतन कैसे हुआ। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये भारतीय संस्कृति का लंबी एवं वैभवपूर्ण कहानी का एक प्रारंभिक बिंदु है। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं हुआ था तो हमारा जो संस्कृति है उसकी शुरुआत वैदिक काल से माना जाता था। लेकिन दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल के खोज कर ये पुरानी बातों को झुठला दिया और 1000 वर्ष पूर्व जो हमारी प्राचीन गौरव की संस्कृति थी उसको उजागर किया और बताया कि हमारी जो सभ्यता है 1000 पूर्व से प्राचीन है, यानी गौरव की है और इसकी काल 35,000 ईसा पूर्व माना। आपको पता है कि जो प्रागैतिहासिक स्थलें हैं भारत में, इसका खोज का या फिर जो कार्य है खोजने का कार्य है वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को जिम्मा है या दायित्व है। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग में जो जन्मदाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है और वही जो ये नींव रखी गई भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को वो लॉर्ड वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में और उसके उस समय के निर्देशक जो थे जॉन मार्शले थे। जब 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ, हड़प्पा स्थल का खोज हुआ दयाराम साहनी द्वारा और उसके सटे 1922 में बनर्जी जो हैं वो मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं और इससे धीरे धीरे पुरातात्विक स्थलों का खोज शुरू होता है। तो चलिए पहले हम इसका उद्भव कैसे हुआ इस पे बात करें। तो उद्भव में कई अब जो अवशेष मिले खोजने के बाद तो ये काफ़ी उत्तम किस्म के थे, उत्तम अवस्था के थे। तो इससे ये पता चला कि इसकी शुरुआत कब हुई या फिर अंत कब हुआ। तो इसमें कुछ इतिहासकार का जो मत रहा भिन्न भिन्न रहा और कुछ को लगा कि ऐसा नहीं है और कुछ को लगा कि ऐसा है। तो उनमें कुछ इतिहासकार जिनका मानना है कि जो इसकी उत्पत्ति है या उद्भव है ईरानी बलूची ग्रामीण सभ्यता से है, जिनमें उन इतिहासकार में रोमिला थापर, फेयर सर्विस, ब्रिजेट और रेमंड अल्चिन को रख सकते हैं, इनका ये मत है। वही मेसोपोटामिया के प्रभाव से मानते हैं कि इस प्रभाव से हुआ है जो सुमेरियन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता
या फिर कहें सुमेरियन सभ्यता, उनमें जो इतिहासकार हैं व्हीलर, गॉडचाइल्ड, बुल्ली, डीडी कोसम्बी और क्रेमर, इन लोगों का मानना है कि जो सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता है, इस सुमेरियन सभ्यता का देन है। इस वजह से क्रेमर हैं, वो बोलते हैं कि सुमेरियाई लोग यहाँ आए और इसके परिस्थिति के अनुसार यहीं की एक संस्कृति डेवलप कर दी है। तो कई लोग मानते हैं कि नवीन संस्कृति का दुर्गति से जो डीडी गॉडचाइल्ड हैं, उनका मानना है कि कई जो सभ्यता, नवीन सभ्यता थी, उनकी दुर्गति से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हो गया। तो कई ऐसे इतिहासकार का सबका अलग अलग थॉट है, उतना हम अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि पीटी ओरिएंटेड पढ़ाना आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ ऑफलाइन क्लास नहीं है जिसमें पूरी डिटेल के साथ इतिहास का थॉट बताया जाता है, क्या है नहीं है। ऑप्शनल का यहाँ नहीं चल रहा है, ये चलते कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इजी वे में समझ में आए। तो दो सभ्यता, एक ग्रामीण और एक सुमेरियन सभ्यता, इसी के बीच में एक देसी मत भी है जो जिसे हम सोथिल संस्कृति बोलते हैं। सोथिल संस्कृति, उनमें एक अलामानंद घोष और डीपी अग्रवाल का भी योगदान है। इनका भी मानना है कि ये संस्कृति इंडिया में विकसित हुआ है। जो बलूचिस्तान है उसको, या फिर राजस्थान के कुछ जगहों से जो उपकरण मिले, जो सामान मिले, उसके आधार पर बोलते हैं कि नहीं, इसकी जो विकास हुआ है वो इंडिया में ही हुआ है, या फिर ये देसी मत इनका मानना है। तो आप देखेंगे कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में काफ़ी कुछ डिफरेंस भी है। लोग बोलते तो ज़रूर हैं कि इनके जो बेहलर हैं, गार्डन है, बुल्ली है, डीवी कोसम्बी हैं, इनका मानना है कि इनकी सभ्यता हुआ है, लेकिन उनसे ही हटके हैं। कैसे? देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता था, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नहर थी एकदम पूरी जाल की तरह बिछा हुआ था, और मकान काफ़ी अधिकांशतः पक्की ईंट का बना हुआ था, और जो जल निकासी था काफ़ी उत्तम प्रवृत्ति का होगा। आगे हम बताएंगे कि नलियों को ढक दिया जाता था, और आज भी देखेंगे कि ढक दिया जाता है। जो नया नल जल या नल स्कीम जो गांव देहात में बन रहा है, आप देखेंगे वही यहाँ पर देखेंगे कि जो नल निकासी जो था काफ़ी उत्तम था और लिपि चित्रात्मक थी। वही आप दूसरे ओर मेसोपोटामिया की सभ्यता में आप देखेंगे कि जो कच्ची ईंट को घर बनाया जाता था, साथ ही साथ लिपि जो किलाक्षर थी, लिपि जो थी किलाक्षर थी, और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा चित्रात्मक था। वही आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया में मंदिर का तो साक्ष्य मिला है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। आप आराम से हमारा सिर्फ लेक्चर सुनते जाइए, आपको एक भी प्रश्न गलती होने का संभावना नहीं रहेगा। देखिए, यहाँ पीटी और मेंस कोशिश कर रहा हूँ कि पीटी की जो ज़्यादा बातें हैं वो पहले बताया जाए, ताकि आप लोग पीटी पहले पास करें, उसके बाद मेंस का क्लास जो चल रहा है उसको हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट के साथ दोबारा शुरू करूँगा। देखिए, पीटी में जहाँ तक मेनली जो पूछता है ना, सो प्रमुख शहरें पूछता है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट प्रमुख शहरें पर से बात कर लें तो ऐसा लगेगा कि मैं भी अधूरा पढ़ा रहा हूँ और आप भी अधूरा समझ रहे हैं। तो यही चलते मैं चाहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी पहले जानकारी दे दिया जाए। अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए अब इसका हम नामकरण पर बात करते हैं। देखिए, जो नामकरण है सिंधु घाटी सभ्यता का, कई लोग बोलते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है, कई लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता है, कोई बोलता है अर्ध ऐतिहासिक है, कोई बोलता है प्रथम नगरीय सभ्यता है, या कोई बोलता है कांस्य युगीन सभ्यता है। तो इनके पीछे रीजन क्या है, एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, कोई भी सभ्यता तब तक नहीं पनप सकता या तब तक नहीं फल सकता या विस्तार हो सकता
तब जब तक उसके लिए कंडीशन फेवरेबल न हो। तो आप देखेंगे कि कोई भी सभ्यता, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो या फिर मिस्र की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, ये कहीं ना कहीं सब नदी के किनारे पर डेवलप हुआ, विकसित हुआ। इसके पीछे रीज़न यह रहा कि वहाँ पर जल उपलब्ध हुआ, साथ ही साथ वहाँ की जो लैंड थी, भूमि था, काफ़ी उपजाऊ हुआ, जिससे वे कृषि कार्य कर पाएँ या फिर पानी की जो पूर्ति कर पाएँ। तो आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता भी हमारा सिंधु नदी के तट पर ही विकसित होता है, और वही मिस्र की जो सभ्यता है जो नील नदी के, और मेसोपोटामिया के सभ्यता है दलाजा फुरात नदी के तट पर ही ये विकसित होता है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता कहने के पीछे रीज़न यही रहा कि ये सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ था। वही दूसरा नामकरण जो होता है वो बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता क्योंकि शहरों में सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में, यही कारण है कि इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वही आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहें तो मैंने बताया है पिछले बार कि आद्य ऐतिहासिक में लिपियां तो थी, लेकिन लिपियां को पढ़ा नहीं गया था। तो आद्य ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी, और चित्रात्मक लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया है एस.आर. राव द्वारा पढ़ने का प्रयास किया गया। तो यही कारण है कि जिस समय कोई भी लिपि पढ़ने का कोशिश या पढ़ा नहीं गया था, यही कारण है कि यह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में जाना गया है। वही प्रथम नगरीय सभ्यता के पीछे रीजन ये रहा नामकरण देने के पीछे कि भारत में प्रथम बार नगर का जो उदय है सो यहीं पर है। जो नगर का उदय सर्वप्रथम हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में ही से मिलता है। और आपको एक और प्रश्न यही पूछा जाता है कि द्वितीय नगरीकरण काल कौन सा है, तो हमारा महाजनपद काल को माना जाता है, और इसलिए प्रथम नगरीय सभ्यता क्योंकि यहाँ पर प्रथम बार नगर का उदय होता है। वही इसे कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वप्रथम कांस्य का प्रयोग होता है, क्योंकि यहीं पर सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। आगे और बताएंगे कि जो मूर्तियाँ मिली है कांस्य की ही मूर्तियाँ मिली है, और कांस्य में तांबा और टीन का मिश्रण को ही हम कांस्य बोलते हैं। तो आगे अगर हम चलते हैं, दो चीज़ बता दिया मैंने, उद्भव बता दिया, उद्भव या फिर उत्पत्ति, और दूसरा नामकरण कि अब हम सभ्यता के निर्माता कौन थे, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कौन थे, कौन ऐसा डेवलप किया था, किसने बसाया था। तो जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें जो प्रजाति पाई जाती है, जो अवशेष के रूप में जो प्राप्त हुआ है, उसमें प्रोटोअसलॉयड प्रजाति के कुछ पाए जा रहे हैं, वही मंगलोइड पाए जा रहे हैं, कुछ अल्पाइन पाए जा रहे हैं, और कुछ भूमध्यसागरीय पाए गए हैं। और ऐसे में जो प्रोटोअसलॉयड हैं वो विशेष करके सिंधु क्षेत्र में आने वाले प्रथम प्रजाति थे। यही कारण है कि सभ्यता का निर्माता के रूप में कई लोग इसे प्रोटोअसलॉयड को प्रजाति को मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है प्रोटोअसलॉयड लोग ने
बसाया था या विकसित किया था। और आज भी जो भारत में, मध्य भारत में SC/ST के रूप में आज तक विद्यमान हैं। वही आप मंगोलॉयड में देखेंगे तो हिमालयी प्रदेश, जिसमें सिक्किम, असम, भारत और म्यांमार और पश्चिमी हिमालय के जो क्षेत्र में हैं जो प्रजातियां पाई जाती है मंगोलॉयड, ये सभ्यता के निर्माता थे। वही कुछ लोग अल्पाइन को बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता अल्पाइन थे, जो सिंधु प्रदेश तथा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य गंगा तथा निम्न गंगा के क्षेत्र में आज भी जो प्रजाति पाए गए हैं और आज भी मौजूद है, इसको सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। और वही भूसागरीय जो सर्वाधिक पाए गए हैं, जो सर्वाधिक प्रजाति में पाए गए वो भूमध्य सागरीय थे। एक सुनीति कुमार चटर्जी भाषाविद थे, जिन्होंने बताया कि जो बलूचिस्तान और दक्षिण भारत के में तमिलनाडु और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जो लोग हैं, इनकी भाषाई में काफ़ी समानता है। और जब अरबों का आक्रमण होता है तो दक्षिण की ओर वो शिफ्ट कर जाते हैं। तो कुछ का मानना है कि ये भूमध्य सागरीय ही देश सभ्यता के निर्माता थे। कई लोग प्रोटो अस्लॉयड को मानते हैं, मंगोलॉयड को मानते हैं, अल्पाइन को मानते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी हम आपको बात बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको जब मेंस में हम क्लास लें तो आपको इजी रूप में समझ में आए और अच्छा से आपको पकड़ इस सब्जेक्ट पे बन सके। तो आगे हम चलते हैं, वो है इसकी जो काल निर्धारण। कई इतिहासकार अलग अलग मानते हैं कि जो इतिहासकार हैं कई लोग, वो इनके जो शासन का, इनका जो काल है सिंधु घाटी सभ्यता का, कोई 3500 से 2700 या फिर कोई 2350 से 1750 तक मानता है। तो चलिए हम उनको भी देख लेते हैं। एक निर्धारण अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आपको पता चलेगा कि कार्बन या रेडियो कार्बन विधि द्वारा इसे 3 चरण में विभाजित किया गया है। एक हड़प्पा के पूर्व और परिपक्व हड़प्पा में और उत्तर हड़प्पा में। तो पूर्व हड़प्पाई चरण अगर देखें तो 3500 से 2600 BC यानी ईसा पूर्व माना गया है। और एकदम परिपक्व अवस्था में था तो वह है 2600 से 1900 BC। और उसके बाद अगर उत्तर हड़प्पाई चरण अगर देखें तो 1900 से 1300 BC में माना गया है। लेकिन कुछ इतिहासकार जो अपने अलग अलग इसको ड्यूरेशन, इस काल को निर्धारण करने में बताते हैं, उनमें जॉन मार्शल जो खुदाई के बताते हैं कि इसके 3250 से 2750 BC तक के इसका काल था। वही अनरेस्ट मैकले, उनका मानना है कि ये 2800 से 2500 ईसा पूर्व और माधवपुर बातास से, और इनका मानना है कि 2500 से 2700 BC में इसका काल है। और वही मार्टिमर प्लेयर ने उनको 2500 से 1500 BC माना। और फेयर सर्विस उन्होंने 2000 से 1500 BC माना। और DP अग्रवाल जो 2350 से 1750 BC मानते हैं। और इनका मानने के पीछे जीवाश्म के अध्ययन करने के ऊपर है। जब जीवाश्मों का अध्ययन कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा किया जाता है
तो उसमें जितनी लाइफ होता है उसके आधार पे किसी भी जीवाश्म को अध्ययन करते हैं। और एक कार्बन डेटिंग पद्धति BF लीवी ने सर्वप्रथम यानी इसका खोज किया था। तो आपको समझ में आ गया कि सब अलग अलग खोज, कोई मोहनजोदड़ो खोजता है, कोई हड़प्पा खोजता है, उसी के खोज के आधार पे अपना अपना ये मत बताते हैं कि 2350 से 2750 तक के, जॉन मार्शल बताते हैं कि इतना तक के, इतना से इतना तक एक काल निर्धारण हड़प्पा का है। और हम इसमें ज़्यादा कोई समझने की चीज़ है नहीं। आगे हम बढ़ते हैं, जो हमारा होगा अगला। देखिए, अब हम अवस्थाएं के बारे में बात करते हैं। तो अवस्थाएं में अगर देखेंगे कि कुछ शहरें जो था प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा के जो परिपूर्ण काल था उसके पहले के जो था कुछ मिलता है, कुछ हड़प्पा कालीन है और कुछ उत्तर हड़प्पा है, और कुछ स्थल ऐसे हैं जो तीनों को काल के रखा गया है और यहाँ से कुछ न कुछ उपकरण मिले हैं। आप देखेंगे कि प्राक हड़प्पा में मुंगी गाक, मेहमोर राशि या नाल किले, गुल मोहम्मद, इन सब जो कुछ नए नए नाम हैं जो आपको सुनने को नहीं मिला होगा, लेकिन सराय खोला, कालीबंगा, मेहरगढ़, कोट दीजी और बनावली, राखीगढ़ी, इन सब नाम आपको पहले भी पढ़ाया गया होगा। वही आप हड़प्पा कालीन अगर आप बस्ती की अवस्था में देखें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि को रख सकते हैं। और वही उत्तर हड़प्पा में आप रोजदी और रंगपुर को रखा गया है। वही तीनों जो कालों के जो स्थल है उसमें सुरकोटदा, धौलावीरा और राखीगढ़ी को रखा गया है। आगे हम बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। जो आज की क्लास है उसमें सिर्फ मेंस के व्यू से जब आगे हम पढ़ाएंगे तो आप इसमें अनजान ना बने, इसके लिए इसे संक्षिप्त में बताना ज़रूरी समझा मैंने। और कल के जो क्लास है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा फॉर पीटी के लिए, तो देखना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके दोस्त इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।